नाजरीन, जिसने इमरान खान को सताया उसने रक्षा ही चलाया। इमरान रियाज खान और सहरा बरकत एक साथ इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा को नानी याद कराते हुए नादिर बिलोच ने भी मिर्जा के खिलाफ बयान दे दिया। नौजवान की तरह वो बातचीत करे। 40 क्लिप भेज दी हैं जो इन्होंने मेरे बारे में तनकीद की हुई है माजी में। हर दफा इस आदमी ने मेरे ऊपर अटैक किया। अब मैं आपको 2-3 इल्जाम बता देता हूं ना, ये उनका जवाब दे दें। एक, इस शख्स ने मेरे बारे में कहा कि मैंने सियासी पार्टी का जलसा किया और उस जलसे से खिताब किया। तो अब ये बंदा साबित करेगा, नहीं तो ये बंदा माफी मांगेगा हाथ जोड़ के। तुम हम लोगों के फैसले तो ना करोगे कौन जन्नत में जाएगा कौन दोज़ख में जाएगा। वहां बैठ के ये कह देना जी मैंने सबको दोज़ख से बचा लिया। क्यों बचा लिया भाई? अल्लाह रब्बुल इज्जत का काम है, वो आपका काम तबलीग करना है। वो मेरे से ये पूछते थे कि जनरल फैज से तुम्हारा क्या ताल्लुक है, तुम जनरल फैज को कितनी बार मिले हो, जनरल फैज के साथ तुम्हारी क्या बात हुई है। मैं लानत भेजता हूं कि अगर मेरी जिंदगी में कभी एक दफा भी जनरल फैज अमीर से मुलाकात हुई। आप देखें ना, अब ये तरीका वारदात समझे जरा। तरीका वारदात ये है कि हल्का सा नवाज शरीफ को बुरा कह लेना है, हल्का सा एस्टेब्लिशमेंट को तुनका लगा देना है, हल्का सा ज़रदारी साहब को कुछ कह देना है और उसके बाद इमरान खान पे एक पे बाद एक मिसाइल फेंकना है और वो लॉन्च होकर अपनी कार्रवाइयां डालते रहे। अब इसको ड्यूटी दी गई है कि इमरान रियाज पे अटैक कर दो। हुआ ये है कि मैं ISI के हाथ से क्यों निकलकर पाकिस्तान से बाहर आ गया, इसके लिए इंक्वायरी भी चल रही है पाकिस्तान में। पता नहीं इन्हें कोई शौक होगा जो इन्हें पूरा करना होगा। भाई इतना बेला कोई भी नहीं होता, ये बहुत ही फारग आदमी है और दिमाग की दही है बहुत बड़ी। काशिफ अब्बासी ने सच बोल दिया, उसका प्रोग्राम बंद कर दिया। हबीब अकरम ने सच बोल दिया, उसका प्रोग्राम बंद कर दिया। शमीना पाशा ने सच बोल दिया, उसका प्रोग्राम बंद कर दिया। इमरान रियाज का प्रोग्राम भी बंद कर दिया। नहीं, ये गुप्त वर्कर है, मियां नवाज शरीफ का गुप्त वर्कर है। इसके अंदर नवाज शरीफ रहता है, ये छोटा सा नवाज शरीफ है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सियासत डो पीके देख रहे हैं। सोहराब बरकत आपसे मुखातिब है। इमरान रियाज खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इमरान साहब वेरी मच वेलकम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम सर। इमरान साहब, आप बहुत ज्यादा इन हैं, सोशल मीडिया की खबरों पर बहुत ज्यादा सारे आपके हवाले से गुफ्तगू और बातचीत हो रही है, उस पर आते हैं। लेकिन सबसे पहले ये बताएं कि बरतानिया में आपका टाइम कैसा गुजर रहा है? आप मेंटली आप कैसा महसूस कर रहे हैं वहां? मैं सोहराब यहाँ 2 हफ्ते के लिए तो बीमार हो गया था और बहुत बुरी तरह बीमार हो गया था। फिर इधर अकेले पड़े होना एक मुल्क में और बीमार रहना, ये बड़ा मुश्किल था। तो मैं तो हैरान होता हूँ कि लोग यहाँ क्यों आना चाहते हैं या यहाँ क्यों रहना चाहते हैं। मेरे तो एक दिन भी अच्छा नहीं लगा। इवन जितने मुल्कों में मैं गया हूँ, पाकिस्तान का मुकाबला तो कोई मुल्क भी नहीं करता जैसा पाकिस्तान में आपको महसूस होता है। अपने घर में रह के वो सबसे अच्छा है। बहुत सारे मुल्क हैं जो आपको घूमने के लिए जाना चाहिए, वहां आपको फिरना चाहिए, उन्हें आपको देखना चाहिए, आप इससे सीखते भी हैं, लेकिन घूमने के लिए ही जाना चाहिए। रहने के लिए पाकिस्तान जो है वो दुनिया का सबसे बेहतरीन मुल्क है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। मुझे वो सबसे ज्यादा पसंद है और मैं इंतजार कर रहा हूँ चीजें नॉर्मलाइज हों, मैं पाकिस्तान वापस जाऊं इंशाल्लाह। अभी आवाज ठीक आ रही है आपको? चूंकि यहाँ पर इंटरनेट के थोड़े से मसाइल हैं, तो आवाज आपको ठीक आ रही? जी, मुझे आपकी आवाज ठीक आ रही है। यहाँ पे जिस मुल्क में मैं अभी इस वक्त हूँ, यहाँ पे इंटरनेट ठीक चलता है। अब यहाँ पर ठीक नहीं चलता सर, ये हमारे लिए न्यू नॉर्मल है। सर ये बताएं कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा, मैं अभी आपको बता रहा था, मैं 10 के करीब मुल्क फिर कर आया हूँ और इवन अफगानिस्तान के अंदर भी मेरी वीडियो जल्दी अपलोड हो जाती थी। यानी मैं हैरान होता हूं कि पाकिस्तान इतना बड़ा मुल्क है, 25 करोड़ लोगों की कंज्यूमर की एक मार्केट है और इतना बिजनेस देता है इतनी बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों को। हमारा इंटरनेट कैसे खराब हो सकता है? ये बदनीयती है और ये जानबूझकर ये मिले हुए हैं सारे जो आपका इंटरनेट खराब करते हैं या हमारा इंटरनेट पाकिस्तान में खराब करते हैं। अदरवाइज जितनी बड़ी हमारी मार्केट है, हमारी मार्केट हो गई, इंडिया की मार्केट हो गई, बांग्लादेश की मार्केट हो गई या चाइना की मार्केट होगी, ऐसी जगहों के ऊपर तो इंटरनेट खराब हो ही नहीं सकता। हम 25 करोड़ लोगों का मुल्क है भाई। इसलिए तो सर हम बाहर मुल्क किसी भी मुल्क जाते हैं, अपना आप एलियन महसूस होता है, हम डरे हुए सहमे हुए होते हैं और बड़ी बुरी हालत होती है हमारी। सर ये बताएं, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा, आप इसके साथ इनके साथ मसला क्या है आपका? कोई जाती खुन्नस है, कोई पैसे का मसला है, कोई बनने का मसला है, कोई जमीन का मसला है? व्हाट्स रॉन्ग विद इंजीनियर साहब और जो आपके हवाले से गुफ्तगू कर? देखिए, मैं इंजीनियर साहब को ऐसा कोई पर्सनली तो जानता नहीं था। मैं दीन की तरफ कुछ राग़िब हो रहा था। अल्लाह ताला की बड़ी मेहरबानी है, वो रब भी आपको हदायत देता है। ये बात है सन 2015-16 की। उस वक्त 16, 17, 15 इन 3-4 सालों में मैं कुछ उलमा इकराम को सुनता था। जब मैं गाड़ी चलाता था तो मैं किसी ना किसी को सुनता था। मौलाना तारिक जमील साहब को सुनता था, तारिक मसूद साहब को भी सुनता रहा हूँ मैं, ये इब्तिसाम इलाही ज़हीर साहब हैं उनको सुनता रहा हूँ, ये इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब हैं इनको सुनता रहा हूँ, एक हमारे मुस्तफ़ाई साहब हैं बड़े अच्छे आलिम दीन हैं उनको सुनता रहा हूँ।
फिर हमारे कुछ जो अहले तशी उलमा इकराम है, मैंने उनको भी सुना है। यानी मैंने कभी भी किसी को इसलिए नहीं ये समझा, जो भी इल्म वाला आदमी है मैं सुन लेता था, चाहे उसका ताल्लुक किसी भी फिरके से हो, और जहां से भी मुझे अच्छी बात मिलती थी मैं वो ले लेता था। और मैं इस नतीजे पे पहुंचा था कि कुरान पाक को मुझे खुद पढ़ना है और उसको तफसीर के साथ पढ़ना है। तो मैंने 2016-17 में कुरान पाक को भी तफसीर के साथ पढ़ना शुरू किया। तो ये उन लोगों में से एक है जिनका तारुफ मेरे साथ इनकी वीडियोस के जरिए से हुआ। ये जरा बोल्ड बोलते थे, खुलकर बोलते थे, लॉजिकल बात करते थे, इनकी बातों में बातों का साइंटिफिक दलील होती थी। तो मुझे लगा कि ये बेहतर आदमी है। तो इसलिए एक दो जगह पे जब किसी ने मेरे से सवाल किया तो मैंने इनकी तारीफ कर दी। जब कोई आदमी आपको काबिल तारीफ लगे तो फिर आप लालच नहीं करते, आप तारीफ कर देते हैं। और बस ये मेरा इनके साथ तारुफ था। उसके बाद फिर मेरा इनसे राब्ता हुआ, क्योंकि मैंने तारीफ की थी, तो फिर इनकी जानिब से राब्ता हुआ, फिर इनके लोगों ने मेरे से राब्ता किया। फिर ये चाहते थे कि मैं इनको जाकर मिलूं, लेकिन मेरा दिल माना नहीं कभी जाने के लिए। बल्कि एक दो दफा जब तय भी हुआ तो फिर मैं नहीं जा पाया इनसे मुलाकात के लिए। बल्कि इन्होंने मुझे बड़ा इंसिस्ट किया कि देखिए जी, आप तारिक जमील साहब को मिलने गए हैं, आप मुझे भी मिलने आइए। तो मैंने उन्हें कहा जी, तारिक जमील साहब का दुख और गम इतना बड़ा था, उनके जवान साल बेटे की जो है वो इंतकाल हुआ था। अल्लाह ताला ऐसा दुख किसी को ना दे। तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाया, बीमार होने के बावजूद मैं गया और जाकर मैंने उनके पास फातह ख्वानी की है। तो वो मेरे दिल को ऐसा लगा कि इस वक्त वो इतने बड़े आलम दीन है, मैंने उनसे सीखा है तो मुझे जाना चाहिए। तो इन्होंने जिद लगा ली कि नहीं नहीं, आपने आना है, आपने मुझे मिलने आना है। मैं फिर भी नहीं गया इनको मिलने के लिए। एक दौर में ये भी मुझे कहते रहे कि मैं मिलने के लिए आना चाहता हूँ, तो मैंने कहा जी जब मर्जी आ जाए आप। फिर इनका पैगाम आया, बल्कि फोन आया कि जनाब मैं सिक्योरिटी मेरी का बंदोबस्त नहीं है और मैं अपने आप को गैर महफूज समझता हूँ। तो मैंने इन्हें कहा जी सिक्योरिटी मैं आपको भेज देता हूँ जहां से आपको प्रॉब्लम है, और आपको एक आर्मड गाड़ी भी भेज देता हूँ। मेरे पास उसका वो है, आर्मड गाड़ी की मेरे पास अप्रूवल है, क्योंकि मुझे तालिबान से खतरा था। तो ISI ने मुझे जारी की हुई थी एक दौर में कि ये आर्मड गाड़ी आप रखें क्योंकि आपकी जान को खतरा है। जैसे अहमद मीर साहब को की हुई है, हमारे 3 4 5 और सहाफी हैं, जावेद चौधरी साहब है उनके पास भी है। तो वो 1 दर्जन के करीब सहाफी हैं और कुछ और शख्सियात हैं जिनको ये गाड़ियां दी गई थी। गाड़ियां तो हमने अपनी खरीदी थी, लेकिन जिनको ये अप्रूवल दी गई थी। तो मैंने कहा जी मैं आपको वो भी भिजवा सकता हूँ, लेकिन ये डर गए। इन्होंने कहा जी मैं नहीं आ रहा। जी कोई बात नहीं। उससे पहले बीच में एक तारुफ ये था कि ये इन्होंने मेरे बहुत इंसिस्ट किया एक दौर में कि मैं इमरान खान से मिलना चाहता हूँ, तो मेरी आप इमरान खान साहब से मुलाकात अच्छा। तो उसमें जिस तरह ये इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब मुझे कहते थे मिलने के लिए, मुझे हैरत होती थी कि अपनी वीडियोस में तो कुछ और दिखते हैं, लेकिन ये एक वजीर आजम को मिलने के लिए इतने मरे जा रहे हैं या इतने दुबले होते जा रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रही थी। मैंने बल्कि कहीं पे रिकमेंड भी किया, नहीं मैं जाती तौर पर तो नहीं मिला सकता ना एक बंदे को ले जाके। जी वजीर आजम था वो पाकिस्तान का, और वजीर आजम से मिलने के लिए एक सहाफी को भी आपको पता है बहुत टाइम लेना पड़ता है। और मेरे इमरान खान साहब के साथ ताल्लुकात कोई उतने अच्छे तो थे नहीं। उस्मान बुज़दार पे मैंने बहुत तनकीद किया, इनका रिंग रोड का स्कैंडल मैंने पकड़ा, इनकी खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के मामला मैंने पकड़े। बुज़दार साहब पे मैंने 12 वीडियोस की हुई थी। तो ये को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग मेरे से कुछ थोड़ी थे। तो इमरान खान साहब को मैं कह देता और वो इनको मिल लेते, ऐसा तो होना नहीं था। तो मैंने इनको 1-2 लोगों से, इनके लोगों का राब्ता करवा दिया था कि जी इनके जरिए से आप मिल लें। लेकिन जो इनको इमरान खान साहब की इन्होंने तारीफों के पुल बांधे थे उस वक्त, और जितनी इनको जल्दी थी इमरान खान साहब से मिलने की, और ये बात है जब इमरान खान वजीर आज़म पाकिस्तान थे, ये इमरान खान साहब के गुण गाते थे और ये कहते थे मैं उनको बहुत गाइड कर सकता हूँ, बहुत चीजें बता सकता हूँ, उनको बड़े अच्छे मशवरे दे सकता हूँ, इमरान खान साहब का बहुत फायदा कर सकता हूँ, और मैं अगर वो सारी बातें बताऊंगा तो वो किसी का पर्दा हो तो वो रखना चाहिए। उस वक्त तो ये मरे जा रहे थे इमरान खान से मिलने के लिए। तो इमरान खान साहब फिर इनको नहीं मिले, और इमरान खान साहब के जो लोग हैं वो क्लेम करते हैं कि जी इनके कोई जाती मफादात थे, कोई जाती फायदे थे जिनके लिए कोई काम ये लेना चाह रहे थे। वो उन्होंने कहा, मैं उसके बारे में नहीं जानता, लेकिन मुझे जो इन्होंने कहा मुझे ऐसा लगा कि अगर ये इमरान खान से ना मिले तो इनके लिए बड़ा मसला हो जाएगा। बहरहाल मेरा इतना ही इसमें था। इज इट ट्रू कि इनकी कुछ ऑडियो रिकॉर्डिंग्स भी इंजीनियर साहब की मौजूद है? हाँ जी, बहुत सारे लोगों के पास है जी। आज मुझे भी कुछ लोगों ने इनकी ऑडियो भेजी है इंजीनियर साहब की, और मैं वो सुन रहा था, मैं हैरान हो रहा था कि ये अपनी बातचीत में बिल्कुल भी मोहतात नहीं है। यानी एक आलिम दीन है, समझदार आदमी है, अपने आप को इंजीनियर कहते हैं, और एक जहां दीदा आदमी है, वो कैसे इतना लापरवाह हो सकता है कि इस तरह की ऑडियोज लोगों को भेज दे, या इस तरह से लोगों से एक लाउबाली नौजवान की तरह वो बातचीत करे। तो इतना तजर्बा और इतनी समझ बूझ वो कहाँ गई, मुझे समझ नहीं आ रही थी। मैं तो वो सुन के तो सर पकड़ के बैठा हुआ हूँ कि अगर किसी ने उनको पब्लिक कर दिया तो ये मौलवी साहब का क्या बनेगा।
ये तो लोगों को सफाइयां देते फिरेंगे, और सफाइयां तो इन्होंने अभी मुझे देनी है। मैं आपको ये बताता हूं कि मैं अगस्त 2023 में मैं लापता था। देखिए, मैंने इनके खिलाफ कभी कोई बात नहीं की। वो मैंने इसलिए नहीं की कि मैं बतौर आलमी दीन इनकी इज्जत करता था। इन्होंने मेरा नाम ले लेके मेरे पे बहुत तनकीद की है। आज मैंने अपनी टीम को कहा, मैंने कहा निकालो इन्होंने मेरे बारे में क्या क्या किया है। तो मुझे कुछ 40 क्लिप भेज दी है जो इन्होंने मेरे बारे में तनकीद की हुई है माजी में। हर दफा इस आदमी ने मेरे ऊपर अटैक किया। अब मैं आपको 2-3 इल्जाम बता देता हूं ना, ये उनका जवाब दे दें। एक, इस शख्स ने मेरे बारे में कहा कि मैंने सियासी पार्टी का जलसा किया और उस जलसे में खिताब किया। तो अब ये बंदा साबित करेगा, नहीं तो ये बंदा माफी मांगेगा हाथ जोड़ के, और इसको मांगनी चाहिए। बंद कमरे में बैठ के बुड़क के उछल के पैप फड़ दिया, मैच कर लिया, आधी पंजाबी आधी उर्दू बोल के ये लोगों को बेवकूफ बना सकता है थोड़ी देर के लिए। ये ऐसे थोड़ी होता है, मजाक थोड़ी है कि जब जो कह दिया तो वो हदीस हो गई, या वो जो आपकी बात है वो सच्ची हो गई। इस बंदे ने पहला क्लेम ये किया कि मैंने सियासी जलसे में तकरीर की है। ये साबित करे मैंने किसी सियासी जलसे में तकरीर की है, साबित करे। आपको मैं यहाँ पे 1 दर्जन सहाफियों के नाम गिना सकता हूँ, और उन सहाफियों के नाम गिना सकता हूँ जिनका जिक्र ये अपने हर वीलॉग में उनका चमचा बन के करता है। उन सहाफियों ने जलसों के सियासी जमातों के तकरीरें की हैं। ये जानता है उनके नाम, इसको पता है कौन कौन सा सहाफी किस किस सियासी जमात के अवामी जलसे के अंदर खड़ा होके वहां तकरीरें करता रहा। इसको सारों के नाम पता है कि कौन तहरीके लब्बैक के जलसे में था, कौन फजलुर रहमान के जलसे में था, कौन इमरान खान के जलसे में था, कौन नून लीग के जलसे में था, और कौन हुकूमती ओहदे लेकर बाद में सक्का सिफतरा बन के साफी बन गया कि जनाब मैं साफी बन गया हूं, वापस आ गया हूं मैं। वो तो सारे इसको साफी नजर आते हैं, कीड़े इसने इमरान रियाज में निकालने। अब मामला ये है कि इस आदमी ने एक एलिगेशन ये लगाया मेरे ऊपर कि मैंने सियासी जलसे में तकरीर की है। इसको बोलो साबित करें। वो जिसे तकरीर की ये बात करता है ना, और भाई वो तकरीर जो है वो एक वकला का सेमिनार था। वकला का सेमिनार था, इस्लामाबाद के एक होटल में था। उसमें कुछ सहाफी मदऊ थे, कुछ वकला मदऊ थे, कुछ सिविल सोसाइटी के लोग थे, कुछ एक्स सर्विसमैन थे, बल्कि उसके अंदर वो जनरल लोधी साहब ने भी उसमें बड़ी जबरदस्त तकरीर की थी। उसी के अंदर अयाज अमीर साहब ने भी तकरीर की थी, जिसके बाद उनके कपड़े फाड़ के उनको मारा गया। हम साथ वीडियो भी लगा देते हैं, तो हमने लगाए ना। आप ये देखें, वो जो हमने सर रिपोर्ट किया हुआ उसे इस्लामाबाद उसी होटल से, हम साथ वीडियो भी लगा देते हैं। वो सेमिनार था ना, आप ये देखें ना, वो सेमिनार था, वो सेमिनार था, वो किसी सियासी जमात का जलसा नहीं था। मुझे ये बंदा आप दिखाएगा कि मैंने कहां पे किसी सियासी जमात के जलसे में खड़े होकर तकरीर की है। मैं देखना चाहूंगा इस बंदे से। इसने इतना बड़ा एलिगेशन लगाया, आप साबित करें। ये साबित करे, नहीं तो माफी मांगे। और इसका माफी मांगना इसलिए भी बनता है कि मैं अगस्त 2023 में आईएसआई की कैद में था। वो मुझे कभी उल्टा लमका के कभी सीधा लमका के मेरे पे टॉर्चर कर रहे हैं, मेरे साथ ज्यादती कर रहे हैं, मेरे घर वाले मुझे मारे मारे ढूंढ रहे हैं। ये बाहर बैठ के चौड़ा होकर मेरे खिलाफ आईएसआई के कहने पे वीडियो रिकॉर्ड करवा रहा है। कैसी बेशर्मी है यार, हद हो गई है। मैं पहले बात ही नहीं की मैंने इस आदमी के ऊपर, मैं इसको बर्दाश्त करता रहूं। ये तू तरह के बात करता है यार। जब बात करता है तू इंज हो गया, तेरा इंज हो गया, तेरा वैसे हो गया। तू अकेला ही भाई इस मुल्क के अंदर इज्जतदार है, या तेरे अकेले को अल्लाह ताला ने नॉलेज दिया हुआ है, या अल्लाह ताला ने तुम्हें कुछ खास पैदा कर दिया है? और भाई मेरा रब जानता है कौन मेरे रब के कितना करीब है। मेरा रब जानता है कि कौन ठीक है और कौन गलत है, वो फैसला करेगा। तुम हम लोगों के फैसले तो ना करो कि कौन जन्नत में जाएगा कौन दोज़ख में जाएगा। वहां बैठ के ये कह देना जी मैंने सबको दोज़ख से बचा लिया। क्यों बचा लिया भाई? अल्लाह रब्बुल इज्जत का काम है, वो आपका काम तबलीग करना है, आप हमारे फैसले ना करें। नंबर 1, झूठ ये बोला कि मैंने एक सियासी जमात के जलसे में तकरीर की। ये साबित करे मैंने तकरीर की सियासी जमात के जलसे में, नहीं तो मेरे से माफी मांगे, नहीं तो वो सारे नाम बताए जिन्होंने सियासी जमात के जलसों के अंदर तकारीर की है। दूसरा, मैं अगवा हूं, मेरी फैमिली मुझे ढूंढ रही है, और ये बंदा मेरे ऊपर एलिगेशन लगा रहा है कि इमरान रियाज को हुब्बुल वतनी का कुत्ता काटा हुआ था। इमरान रियाज ने जनरल फैज हमीद के कहने के ऊपर ये किया। जनरल फैज हमीद के साथ मिलकर मैंने बंदे अभी एक वीडियो बनाई, इसी बंदे ने, इसने ये कहा नहीं, वो जुमला आपने सुना होगा शायद, कि फैज हमीद के साथ लापता करते थे। जी के बंदे इसने कहा कि फैज हमीद के कहने के ऊपर लापता करते थे। जी, इसको बोलो साबित करे कि मैं अपनी पूरी लाइफ में कभी इस फैज हमीद नामी जर्नैल को मिला हूं। साबित कर साबित, मैं अपनी पूरी जिंदगी में कभी इसको मिला हूं। चल ये साबित करके मैंने जिंदगी में कभी इसके साथ एक जुमले का या 2 जुमलों का तबादला भी किया। साबित करके कभी मैं और ये आदमी कभी एक जगह पे इकट्ठे भी हुए अपनी पूरी जिंदगी में। सिर्फ एक मौका था, जनरल बाजुआ ने सहाफियों को बुलाया था, कोई 30 के करीब सहाफी थे, उसमें मैं भी था। और वहां पे सहाफियों की मुलाकात के बाद इस आदमी ने गुजरते हुए हाथ मिलाया था। बस वो हाथ मिलाने का मैं इसके साथ रवादार हुआ हूं।
अब मैं आपको ये बताता हूं कि इसको ये बात किसने बताई। आईएसआई ने जब मुझे अगवा किया ना सियालकोट जेल से, तो वो मुझे जो सबसे ज्यादा टॉर्चर करते थे ना, और जो सवाल सबसे ज्यादा वो मेरे से पूछते थे, यानी लाहौर में वो कर्नल फाइक, वो तो स्पेशली एक दिन ये पूछने आया मेरे से कि सही बताओ कि जनरल फैज को कितनी बार मिले। वो मेरे से ये पूछते थे कि जनरल फैज से तुम्हारा क्या ताल्लुक है, तुम जनरल फैज को कितनी बार मिले हो, जनरल फैज के साथ तुम्हारी क्या बात हुई है। मैं लानत भेजता हूं कि अगर मेरी जिंदगी में कभी एक दफा भी जनरल फैज हमीद से मुलाकात हुई, ना मैं उस बंदे को कभी मिला, ना मेरी कभी उसके साथ गुफ्तगू हुई, ना मैं कभी उस बंदे के साथ कहीं पे बैठा, मेरी कोई मुलाकात उस बंदे से नहीं है। अब ये मौलवी साबित करे, इसने इतनी बड़ी तोहमत लगाई है कि मैं जनरल फैज के साथ मिलकर बंदे अगवा करता था या लापता करवाता था। और मेरी पूरी लाइफ के अंदर सिर्फ एक सेंटेंस मेरे मुंह से निकल गया था, एक लापता अफराद के हवाले से, और वो भी बलोच हमारे बहन भाई हैं उनके हवाले से। ऐसा ही मैं चल कर गया। ये मौलवी तो माफी नहीं मांगता ना, कि अड़ जाता है अपनी जिद के ऊपर, जहां गलती करता है वहां पे भी माफी नहीं मांगता, रुजू करता ही नहीं है किसी जगह पे भी। ये बड़ी हिम्मत चाहिए होती है। मैं चल कर गया इस्लामाबाद में, मैं जाकर उनके धरने के अंदर खड़ा हुआ, मैंने उनके सामने हाथ जोड़ के उनसे माफी मांगी कि मेरे से गलत जुमला निकला, मेरी बहन मुझे माफ कर दे। और उन लोगों का इतना बड़ा दिल है, सोने का दिल है उन लोगों का, खुदा की कसम उसका हम देना नहीं दे सकते। उनका इतना बड़ा दिल है, उन्होंने मुझे कहा जी कोई बात नहीं, हमारे दिल बड़े हैं, कोई बात नहीं। उन्होंने मुझे मौके पे माफ कर दिया। तो ये मुझे कैसे कह सकता है कि जनरल फैज हमीद के साथ मिलकर बंदे मैंने अगवा कराए। फिर इसने एक और मेरे पे इल्जाम लगाया, इसने मेरे पे इल्जाम लगाया कि मैंने असद तूर और मुतीउल्लाह जान और अबसार आलम, इन तीनों के साथ जब ज्यादती हुई तो मैंने खुशियां मनाई। मैं आपको क्लिप भेजता हूं, ऐसा ही क्लिप आप चलाना चाहें चला दें जी, आप सुनवाना चाहें सुनवा दें, चला देंगे। वो क्लिप आपको बता देगा कि असद तूर साहब के साथ जो ज्यादती हुई उस पर मैंने कितनी आवाज उठाई, जो अबसार आलम के साथ हुआ उसके ऊपर मैंने कितनी आवाज उठाई, और जो मुतीउल्लाह जान साहब का अगवा हुआ उस पर मैंने कितनी आवाज उठाई, बल्कि मैंने भुगता जख्मी सहाफी की अयादत करने के लिए। और ये अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है। जिसको मार पड़े उसके पास जाएं, उसको पूछे, जिसके साथ ज्यादती हो उसके साथ खड़े हो। तो उस सहाफी को मार पड़ी है और गलत हुआ है, मार नहीं पड़नी चाहिए थी, मारना नहीं चाहिए था। यानी एक तो गलती और जुर्म यह है कि सहाफी को 3 अफराद ने घर के अंदर घुसकर मारा, जुर्म है, गलत है, गैर कानूनी है, काबिल मुजम्मत है। अबसार आलम साबिक चेयरमैन पेमरा, उनके पेट में गोली लगी है। अबसार आलम साहब ने जो स्टेटमेंट जारी किया, वो गाड़ी में थे उस वक्त, एक मोबाइल कैमरा से उनको शूट किया जा रहा था। तो उन्होंने कहा कि ये मुझे ऐसे गोली लगी है और मैं डरने वाला नहीं हूँ, ये मेरा पैगाम है उन लोगों को जिन्होंने ये करवाया है। इससे पहले भी वो जर्नैलों के नाम लेकर ख़ास तौर पे आईएसआई को टारगेट करते रहे हैं। अब उनके जो हमायती अबसार आलम साहब के या नून लीग के लोग हैं, वो लोग ये कह रहे हैं कि इनको आईएसआई ने मारा है। जब तक तफ्तीश नहीं होती है बंदा पकड़ा नहीं जाता, और ये बंदा पकड़ा जाएगा। उसकी वजह यह है क्योंकि आईएसआई खुद स्टेक पे है, आईएसआई की अपनी इज्जत स्टेक पे है। अगर आईएसआई ये बंदा भी नहीं पकड़ सकती ना, तो फिर आईएसआई कोई और काम कर ले जाके, जिसने अबसार आलम को गोली मारी है। क्योंकि उस वक्त मेरे ताल्लुकात बुरे नहीं थे मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के साथ, तो उन्होंने मेरे पे अटैक कर दिया कि यार ये तो आपके दुश्मन है, तो आपके बारे में गलत बातें करते हैं, ये तो आपके ऊपर जो है वो झूठे एलिगेशन लगाते हैं, तो आप इनके साथ क्यों खड़े हो रहे हैं। मैंने कहा भाई जो गलत है वो गलत है, ये आप बंदों को गोलियां नहीं मार सकते, आप बंदों को उठा के अगवा नहीं कर सकते, आप घरों में घुस के अटैक नहीं कर सकते। तो मैंने इस मामले के ऊपर उस वक्त मुजम्मत की थी। इस मौलवी ने झूठ बोला, और उस वक्त झूठ बोला जब मैं जुल्म और बर्बरियत बर्दाश्त कर रहा था, उस वक्त झूठ बोला जब आईएसआई ने मुझे अगवा किया हुआ था। क्योंकि देखे ना, बाहर लोग मेरे लिए आवाज उठाते थे। अब ये बंदा क्या करता था, ये उस वक्त मामला को बैलेंस करने के लिए अपने हैंडलर्स के कहने के ऊपर ये गेम डालता था। और मैंने फिर भी इसको माफ किया, मैंने कहा छोड़ो यार, दफा कर। लेकिन जब मैंने ये देखा कि यार ये बंदा अपने प्लेटफॉर्म को नुकसान पहुंचा रहा है, बहुत सारे लोग इससे कोई अच्छी बात भी सीखते होंगे, तो जब लोग अच्छी बात जहां से सीखते हैं उसको थोड़ा सा समझाना चाहिए। मैंने समझाने के जुमरे में एक वीडियो करके इसको पैगाम दिया। मुझे मेरी 7 महीने पुरानी वीडियो है, और यार 7 महीने पहले आप फितना कह रहे हैं एक पॉलिटिकल पार्टी को, आपने 7 महीने पहले एक पॉलिटिकल पार्टी को फितना कह दिया या आज कह दिया, क्या फर्क है इसमें। या तो आप ये कहें ना कि 7 महीने पहले वो फितना थी, अब वो फितना नहीं है। आपने ये मैं पूछना चाहता हूं कि इंजीनियर मोहम्मद अली को किसने बताया, क्योंकि ये शक सिर्फ आईएसआई को था। और मैंने आईएसआई को इस बात का चैलेंज किया था कि जनरल फैज हमीद आप लोगों के पास ही है पाकिस्तान में,
उसको पकड़ो, उससे पूछो कि इमरान रियाज तुझे कभी मिला जिंदगी में? अगर मैं मिला हूं उससे तो फांसी की सजा दो। मैं उनको उस कैद में ये बात कह रहा था। या ये बात आईएसआई ने की है जनरल फैज वाली, या ये बात इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा ने की। अब इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा को किसने बताई है? ये इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा ही बता सकता है, और कौन बता सकता है? यानी वो जो मैं इसकी एक ऑडियो सुन रहा था, उसमें किस तरह के अल्फाज इन्होंने लोगों के लिए इस्तेमाल किए हैं। खुदा ना करता कोई बंदा वो ऑडियो लीक कर दे, तो मैं ये सोच रहा था कि ये तो सफाइयां देते फिरेंगे, और जो इन्होंने लोगों पे इल्जामात लगाए हैं, उन्हें साबित कैसे करेंगे? नहीं, ये सिर्फ ऑडियोज हैं या वीडियोज भी हैं? नहीं, इनकी ऑडियो, ये सिर्फ ऑडियोज हैं या वीडियोज भी हैं? मेरे पास तो भाई ऑडियोज ही हैं, मुझे वीडियोज का नहीं पता। वीडियोज तो हो सकता है किसी के पास वीडियोज भी हों, लेकिन मुझे तो जो किसी ने एक दो लोगों ने भेजी है, ऑडियोज भेजी हैं कि जनाब ये बातें इन्होंने की हैं, मैं सुन के हैरान हो गया हूं। मैंने बल्कि जिस बंदे ने मुझे भेजी है, मैंने कहा भाई ये पब्लिक ना कर देना, मौलवी साहब को मुसीबत पै जाएगी। दूसरी बात ये है, एक बात ये है कि इनको ये बताना पड़ेगा कि डिजिटल दहशतगर्दी का लफ्ज इन्होंने कहां से सीखा। मैंने ये लफ्ज पहली मर्तबा डीजी ISPR और आर्मी चीफ से सीखा। मैंने उनसे सुना कि डिजिटल दहशतगर्दी की टर्मिनोलॉजी होती है। इस बंदे ने कहां से सीखा ये हमें बताए। एक दिन ये बंदा कहता है कि ये ऑर्गेनिक है, एक दिन ये बंदा कहता है कि ये सारा का सारा पब्लिक का रिएक्शन है, जो इतने लंबे अरसे में मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने जुल्म और सितम किए हैं, उनकी वजह से ये लोगों का रिएक्शन आ गया है। दूसरी वीडियो में ये बंदा कहता है जी ये सारे फितने हैं। दूसरी वीडियो में ये बंदा कहता है जी ये डिजिटल दहशतगर्दी हो रही है, और ये दहशतगर्द ने पाकिस्तान की नजरियात के ऊपर अटैक कर दिया है। तो मुझे इस बंदे में और लाल टोपी वाले में कोई फर्क नजर नहीं आया। जब इस तरह की हरकत इसने की ना, तो मुझे लगा जैसे लाल टोपी वाला है ना, प्लाटो में दौड़े लगाता है, इस बंदे ने भी अपना एक बंद कमरा रखा हुआ है, कंपाउंड, उसके अंदर बैठ के पुड़कता रहता है, उछलता रहता है ऐसे ऐसे करके ना। और यार नीचे गाओ तकिया रख के उसके ऊपर उछल उछल के बातें करना बहुत आसान होता है, बाहर निकल पता चलता है आटे दाल का क्या भाव है। और ये कहते हैं कि एक और इन्होंने एलिगेशन लगाया मेरे पे कि जनाब को नवाज शरीफ और इमरान रियाज, यानी नवाज शरीफ भी भाग गया था मुश्किल पड़ी, तो इमरान रियाज भी भाग गया तो मुश्किल पड़ी। और भाई वो 3 दफा इस मुल्क का वजीर आजम रहा है। भगोड़ा जैसे लफ्ज इस्तेमाल किए सर, भगोड़ा। इसने भगोड़ा का लफ्ज इस्तेमाल किया ना। मैं ये कहता हूं कि इस बंदे को उल्टा लमका के ISI वाले एक दिन रख लें, 2 दिन रख लें, थोड़ी सी फैंटी लगा दें, तो मैं इससे पूछूंगा कि भगोड़ा होता क्या है। मैं 1 मिनट के लिए अपने मौके से पीछे नहीं हटा जिस दिन से अल्लाह ताला ने मुझे ये तौफीक दी है। मैं पूरी ताकत के साथ अपने मौके पे खड़ा हूं। लेकिन ये खड़ा किसके साथ है? ये उनके साथ खड़ा है जो आज मजाक उड़ाते हैं औरतों का, जो आज मजाक उड़ाते हैं चादर और चार दीवारी के तकद्दुस का। ये उनके साथ खड़ा होता है जाके जो आज लाशों का मजाक उड़ाते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम में कुछ नई खबरों के साथ।